पेज दिया अलग से आपको? ये बुक मिल गया आप लोगों को? नहीं मिला? तो जिनका अभी एडमिशन हो चुका है बुक ले आइए ऑफिस से, इसी बुक से चलेगा वो क्या अब? हाँ, ओल्ड स्टूडेंट ने अगर देख लो कैसे क्या अमाउंट दिया है, पेमेंट फुल दिया होगा, मिलेगा, नहीं दिया होगा खरीदना पड़ेगा। जय जिनके पास नहीं लेकर के आ जाइए, क्योंकि अब वो कैब का पेज नहीं मिलेगा। ये वो कैब कहा था ना ट्रिकी प्रिंट होकर आने वाला है आजकल में, ये प्रिंट होकर के आ जा गया है, आराम से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कार्ड दिखा करके। बाबू जिसने पैसा हाँ दिया है अभी करेंट, जिसको पेज नहीं मिला है ऐसा, जैसे तुमको तो नहीं मिलेगा खैर ना, क्योंकि तुम्हारा पूरा पेज मिला होगा, जो तुमको मिला वही बेटा, अलग नहीं है। T1 T2 N5 मिला नहीं तुमको सब? हाँ, तो फिर ले क्या करोगे? ये उसी को कंबाइन कर दिया। जो बच्चे पुराने होंगे उनको नहीं मिलेगा ना बच्चे, क्योंकि आपको पेज मिल चुका होगा। जो नए जिनका एडमिशन होगा उनको मिलेगा। तुमको तो मिलेगा ही, मिल गया ना? ठीक। एडमिशन लिया थे, क्लास नहीं किए थे। एडमिशन नहीं लिया है? एडमिशन लिए थे, क्लास नहीं किए थे। जाके दिखो, देखो कार्ड, देखो कार्ड कब का है। अगर एक आध महीने का होगा तो मिल जाएगा, बाकी पुराना को नहीं मिलेगा। जैसे जिसको पेज मिल गया होगा इस तरह से N1 N20 N2, तो पेज तो घर पे होगा, तो फिर यहाँ फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा उस चीज़ को, समझ रहे हैं? ये बेसिकली ट्रिकी वोकेबलरी है, ये नया आज ही प्रिंट होकर के सुबह में आया है, तो अब फिर से फोटो कॉपी करा देने का फ़ायदा है नहीं, इसी तरह बुक ही कराऊँ, डेली लेकर के आना आप लोगों को, ठीक है ना? गॉड ब्लेस। उससे भी होगा, उससे भी होगा। इस दो किताबों का वो क्या देखो, मेरा सिद्धांत बेटा वोकेबलरी मस्त, बिना वोकेबलरी के एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं। अब वोकैब कर लोगे तो क्लोजेस्ट कॉम्प्रिहेंशन सब निकल जाएगा, समझ रहे बात को? इसलिए कुछ हो जाना हो, वोकैबलरी प्रतिदिन करते रहना चाहिए, और वोकैब एरर साथ साथ काम करना चाहिए। अब आज YouTube पे डलेगा इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग और दिस का प्रयोग, तीनों में क्या अंतर है, इट देयर और दिस में क्या अंतर है, आज ही देखो पढ़ाया हूँ ना, YouTube पे रिकॉर्ड करवाया हूँ, तो इसलिए उसको आप लोग देख लेना आज, ठीक है? टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। चलिए निकालिए बुक, ट्रिकी वोकेबलरी N1 से शुरू करेंगे हम लोग। पहला पेज ए बैच टेंस का है ना, तो N1 से नहीं T1 से। आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। बुक नहीं लिया? अच्छा, पहले पेज ले लिया था, अच्छा वो वाला मिला, कोई बात नहीं। तो आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 निकालिए बच्चे। ये शुरू होगा T1 से, T1 लिखा है ना, T1 का मतलब होता है टेंस। जब तक आपका टेंस चलेगा, ध्यान रखना, जब तक टेंस चलेगा तब तक इसमें से एक एक पेज हमें हर दिन होता रहेगा, ठीक है ना? जैसे आज T1, कल T2, फिर T3, हर दिन एक एक पेज। आप अब इसको घर से पढ़ के नहीं लाना, यहीं पे आपको याद करवाऊंगा, ठीक है? जैसे पहले पेज देता था ना, उसी पेज को हमने एक साथ मिला दिया, तो जो बच्चे ओल्ड होंगे पेज उनके पास होगा, तो उनको एक किताब कंपाइल नहीं मिलेगा। अगर उनको खरीदना होगा तो उनको परचेज करना पड़ेगा, या फिर जिनका अभी एडमिशन हुआ होगा तो उनको मिल जाएगा चीज़, ठीक है? ये ध्यान रखना है, बाबी सही। अब T1 से लेकर के हम लोग T40 तक काम करेंगे।
तो T1 में पहला वर्ड मिला होगा ग्रिट, GRIT। ग्रिट का मतलब संकल्प, ग्रिट का मतलब धैर्य। जहाँ पेन चलाने की जरूरत हो पेन चला देना है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड बोलूँ तो उसे लिख लेना है। तो ग्रिट का मतलब साहस, ग्रिट का मतलब धैर्य, ग्रेट का मतलब संकल्प। तो ग्रेट को हम लोग लिंक करेंगे ग्रेट। जो लोग ग्रेट होते हैं ना, उन्हें गजब की साहस होती है, गजब का संकल्प होता है। तो ग्रेट ग्रेट यानी ग्रेट लोगों में गजब का साहस होता है। जैसे मोदी जी को ले लो, गजब की साहस उनमें है। तो ग्रेट 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 लोगों से पानी पिलवा देना, बोल दो पानी पिला देगा। तो ग्रेट को लिंक कैसे किया हमने? ग्रेट से, यानी ग्रेट लोगों में साहस गजब की होती है। इसका दिया है करेज, डिटर्मिनेशन। तो ग्रेट को लिंक करा ग्रेट से, ग्रेट लोगों में अदम्य साहस। नेक्स्ट वर्ड है सेंसर। सेंसर दो वर्ड है, एक है नंबर 2, एक है नंबर 10। तो सेंसर सेंसर, तो नंबर 2 है सेंसर, इसका हिंदी होगा निंदा करना। और जो नंबर 10 है उसका मतलब प्रतिबंधित करना, रोक लगाना। तो सेंसर आलोचना करना, निंदा करना सेंसर, और सेंसर बोर्ड प्रतिबंधित करना। तो सेंसर को लिंक कर लो संसार। संसार के लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। संसार में लोगों का काम ही क्या है? निंदा करना, शिकायत करना। तो सेंसर संसार, सेंसर संसार, संसार के लोग एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। और सेंसर बोर्ड हो गया प्रतिबंधित कर देना। तो सेंसर बोर्ड, जैसे अभी बहुत सारे मूवी आता है तो सेंसर बोर्ड क्या करती है? उसमें रोक लगा देती है कि ये मूवी ठीक नहीं है, इसमें ये वाला सीन कट कर दो। तो सेंसर बोर्ड, तो सेंसर बोर्ड मतलब प्रतिबंधित कर देना। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब उदासीनता। अपैथी कहते हैं अनइंटरेस्टेड को। अब अपैथी को लिंक कर रहा है पोथी, अपैथी पोथी। अब पोथी पढ़ पढ़ के लोग अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, किसी को रुचि नहीं आता पढ़ने में, इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में। अपैथी पोथी, पोथी पढ़ के लोगों में क्या हो गया? अरुचि, उदासीनता, अनइंटरेस्टेड। तो अपैथी को लिंक किसे किया? पोथी से। तो अपैथी पोथी, उदासीनता, अरुचि। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट। डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, लेबोरियस को। तो डिलीजेंट को लिंक करेंगे हम लोग दिल्ली का एजेंट। दिल्ली का जो एजेंट है वो कैसा है? मेहनती है, लेबोरियस है। तो डिलीजेंट को लिंक करेंगे दिल्ली का एजेंट, मेहनती है, लेबोरियस है, परिश्रमी है। नेक्स्ट है रॉब। रॉब का मतलब होता है लूटना। रॉब, रॉब दिखाकर लूटना। तो रॉब को लिंक कर लो रॉब, रॉब दिखा करके लूट लिया। अब कोई मान लो कोई लूटने आया है, ये वो क्या लाइव चला रहा है कि नहीं? पूछ के फटाफट जल्दी से आ जाओ। आज बेटे यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। बाबू बच्चे कहाँ जाओ? उधर बैठा लो अपने पास। तो रॉब लूटना, तो रॉब दिखा करके लूट लेना। यानी कोई मान लो घर में घुस गया, अब रॉब दिखा दिया, पिस्टल दिखा दिया, चाहे पिस्टल में बुलेट हो या ना हो, रॉब दिखा करके लूट लिया। तो रॉब, रॉब दिखा के लूट लेना। नेक्स्ट वर्ड है, मतलब इस बैच का रिकॉर्डिंग चला रहा है ना? हाँ ठीक ठीक। एपोक्लिप्टिक। एपोक्लिप्टिक का मतलब सर्वनाश। एपोक्लिप्टिक सर्वनाश। एपोक्लिप्टिक को लिंक करेंगे आपको लिपस्टिक। एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, आपको लिपस्टिक लग गया समझिए सर्वनाश निश्चित है। एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, जिस दिन लिपस्टिक टच हो गया समझो सर्वनाश निश्चित है। नेक्स्ट है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना। इम्ब्रेस ब्रश। अब किसी को गले लगाया, ब्रश नहीं किया, तो ब्रश करके गले लगाइए। इम्ब्रेस ब्रश यानी गले लगाइए, लेकिन कैसे करके? ब्रश करके। तो इम्ब्रेस मतलब गले लगाना, इम्ब्रेस करना, गले लगाना, ब्रश करके गले लगाइए। डिस्पेयर। डिस्पेयर कहते हैं उदास को। डिस्पेयर उदास, निराश, परेशान। डिस्पेयर को लिंक करके देश पर। आजकल देश पर इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं कि लोग उदास हो गए हैं। डिस्पेयर देश पर, देश पर आतंकवादी हमला होने से लोग उदास हो गया, परेशान हो गया, निराश हो गया। डिस्पेयर देश पर। मैनेकल। मैनेकल कहते हैं हथकड़ी को। मैनेकल को लिंक करो मानाकल। मानाकल तुम्हारे मित्र को हथकड़ी लगा दिया जाए। मैनेकल मानाकल, तो मानाकल क्या लगा दिया जाए? हथकड़ी। तो मैनेकल मतलब हथकड़ी, शैकल, फेटर। सेंसर बोर्ड बता ही दिया, प्रतिबंधित कर देना, रोक लगा देना, सेंसर बोर्ड। ठीक है, अब आपने सुना, अब एक मेरे साथ आपको बोलना है। बोलो ग्रिट।
जोर से बोलो, ग्रिट साहस, ग्रिट संकल्प, ग्रिट ग्रेट लोगों में गजब की साहस, ग्रिट ग्रेट लोगों में गजब की साहस, ग्रिट करेज, ग्रिट साहस, ग्रिट ग्रेट लोगों में गजब का धैर्य, ग्रिट ग्रेट लोग धैर्यवान होते हैं, ग्रेट ग्रेट लोग महान होते हैं। सेंसर निंदा करना, सेंसर आलोचना करना, सेंसर सेंसर बोर्ड, सेंसर आलोचना करना, सेंसर संसार के लोग आलोचना करते रहते हैं, सेंसर संसार के लोग शिकायत करते रहते हैं, सेंसर आलोचना, सेंसर निंदा, सेंसर बोर्ड रोक लगाना, सेंसर सेंसर बोर्ड रोक लगाना, सेंसर सेंसर बोर्ड रोक लगाना। यार पानी गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कर देखो, बोलो चेंज कर देखो, कुछ कुछ बहुत प्रॉब्लम है पानी में, बीमारी फैल जाएगा। बिस्लरी मंगवा दो बेटा, बोतल फिलहाल बोतल मंगवा लो बिस्लरी का। चलो कहाँ पहुँचे थे हम लोग? सेंसर बोर्ड प्रतिबंधित कर देना, अपैथी उदासीनता, अपैथी पोथी पढ़कर उदासीनता, अपैथी पोथी पढ़कर अरुचि, अपैथी डलनेस, अपैथी पोथी पढ़कर उदासीनता, डिलीजेंट मेहनती, डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट, परिश्रमी, डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट, मेहनती, डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट, परिश्रमी, डिलीजेंट लेबोरियस, रौब रौब दिखा के लूटना, रौब रौब दिखा के लूटना, रौब लूट, रौब रौब दिखा के लूटना। एक बोतल ले आओ, छोटा बोतल ले बंदी। एपोक्लिप्टिक सर्वनाश, एपोक्लिप्टिक खतरनाक, एपोक्लिप्टिक भयानक, एपोक्लिप्टिक हॉरिबल, एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक सर्वनाश निश्चित, एपोक्लिप्टिक एपोक्लिप्टिक सर्वनाश। आवाज में दम नहीं लग रहा, इतना मैं चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग धीरे धीरे बोल रहे हो, बोलोगे तो ना माइंड गूंजेगा, साउंड क्लियर होगा तुम्हारा। बोलो एपोक्लिप्टिक सर्वनाश, एपोक्लिप्टिक हॉरिबल, इम्ब्रेस गले लगाना, इम्ब्रेस ब्रश करके गले लगाना, इम्ब्रेस ब्रश करके गले लगाना, इम्ब्रेस गले लगाना, इम्ब्रेस हक करना, डिस्पेयर उदास, डिस्पेयर देश पर लोग उदास, डिस्पेयर होपलेस, डिस्पेयर शैड, मैनेकल हथकड़ी, मैनेकल मानाकल हथकड़ी पहनाना, मैनेकल फेटर, मैनेकल हथकड़ी, सेंसर बोर्ड रोक लगाना, सेंसर बोर्ड प्रतिबंधित करना। पेज पलट दो, बोलो ग्रिट का मतलब, ग्रिट का मतलब सेंसर, सेंसर सेंसर बोर्ड, अपैथी उदासीनता, अपैथी, डिलीजेंट डिलीजेंट, रॉब रॉब, एपोक्लिप्टिक एपोक्लिप्टिक, इम्ब्रेस इम्ब्रेस, डिस्पेयर डिस्पेयर, मैनेकल मैनेकल, सेंसर बोर्ड सेंसर बोर्ड। चलो अब रैंडमली पूछता हूँ, बोलो इम्ब्रेस का मतलब, सेंसर बोर्ड, एक और सेंसर, डिलीजेंट, रॉब, एपोक्लिप्टिक, ग्रीट का मतलब, इम्ब्रेस का मतलब, डिस्पेयर का मतलब, मैनेकल। जबरदस्त। अब देखो फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे हमने 4 फ्रेज भी देना शुरू कर दिया। तो कल तक हमने दिया था मात्र 10 वोकैब, राइट। आज से शुरू कर दिया 4 फ्रेजल वर्ब। चूंकि धीरे धीरे डोज बढ़ाऊंगा तब सही रहेगा, अचानक से डोज बढ़ाया था तो अलबला जाते हैं लोग, है नहीं। इसलिए आप फ्रेजल वर्ब पे आ जाइए। पहला वर्ड है शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है इतराना, दिखाना। जैसे मान लो तुम्हारे मोहल्ले में एक बाइक आया नया नया, कभी कभी आज तो मोहल्ले में हर
बच्चे के पास बाइक है, एक घर में 10 बाइक। मान लो उस मोहल्ले में एक नया बाइक को लेकर के आया, 10 लोग भीड़ लगा दिया। बाइक लाया हो, वो चला नहीं था, हुई कर रहा था। वो भी नौबाइस था, नौसिखिया, तो बाइक को हुई कर रहा था। आपने लोगों ने पूछा कितने का, वार हुई मारा, कब लिया, और हुई करना शुरू कर दिया। अब हुई कर मतलब एक्सीलेटर दे रहा होगा, पैर नीचे क्लच होगा, हाथ में क्लच, पैर में गियर। अब तब तक 1 नंबर दब गया था, हुई कर ही रहा था, क्लच छूटा, बाइक जंप किया, बगल में नाला में फॉल ऑफ हो गया। क्या हो गया? फॉल ऑफ। तो कर क्या रहा था उसने? शो ऑफ, दिखा रहा था बाइक, तो हुआ क्या? फॉल ऑफ। अब जितने भी मित्र थे सब ने लाफ ऑफ किया, देखो हंसी में उड़ाया, लाफ ऑफ। तो लाफ ऑफ मतलब हंसी में उड़ा देना। अब उसने बाइक को देखा, लड़के ने सब मिल के पकड़ के उठाए उसको। उठाने के बाद उसने बाइक को देखा, बोला आई विल पुट ऑफ, मतलब स्थगित कर देना, बाइक चलाना रोक देना। तो किस चीज़ को रोक देना? पुट ऑफ कहलाता है। तो यहाँ पे वर्ड क्या था? पहला शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब, फॉल ऑफ का मतलब, लाफ ऑफ का मतलब, और पुट ऑफ का मतलब कर देना। ठीक है, अब यही T1 कल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा, पूछा पूछी, बस में रहो। अब जो बच्चा इसको बताएगा तो 1 to 10, अब T1 हो गया पहला, फिर T2, फिर T3, इस तरह से T10 तक होगा। कहाँ तक? T10 तक। उसके साथ साथ ये वाला वो कैब मिला है सबको, बुक। तो इसमें से वो कैब आपको वीडियो दिखला रहा है बच्चा, तो वीडियो दिखा रहा होगा। तो इसमें लेसन 1 कल पूछ लिया था, लेसन 2 आज पूछूंगा, तो आपको लेसन 3 दिखलाया होगा, है ना। तो आपको लेसन 2, 3 एक्चुअली वो वीडियो बनाया था यूट्यूब पे डालने के लिए, इसलिए उसमें बोलता हूँ लाइक करो, शेयर करो, है कि नहीं। वो वीडियो बहुत पहले जब मेरे सब्सक्राइबर 150 थे ना, तब बनाया था उसको। तो अब तो चलो इसको चेंज करूँगा मुद्दा को। खैर, तो यहाँ लेसन 2 आज पूछना है। इसके साथ साथ अब लेसन 1 to 10 इसमें कर लोगे, और 1 to 10 इसमें कर लोगे। तो दोनों में तो 1 to 10 हो जाएगा। उसके बाद इस बैच में चलेगा क्यूज, राइट। अब क्यूज में जो बच्चा जीत जाएगा उसको मिलेगा रिमार्केबल स्टूडेंट का पेन। उस पेन पर लिखा रहेगा रिमार्केबल स्टूडेंट, समझ रहे हो। पेन जीतोगे तो मतलब प्राइज में जीत गया, तो जिस मान लोग ने जो पूछा बता दिया, तो आपको क्या मिलेगा? एक खूबसूरत पेन जिस पे लिखा रहेगा DSL, मेरा साइन किया रहेगा। हाँ, तो सबको दूंगा। ये थोड़े मैं कह रहा हूँ कि एक ही बच्चा पढ़ेगा, ये तो नहीं बोला ना, तो सबके लिए बोले। लेकिन क्यूज का मतलब है कि देखो कंपटीशन में वैकेंसी होता है 5000, फॉर्म कितने भरते हैं लोग? 4 लाख, 40 लाख। तो ये बताओ कि 4000 जो वैकेंसी निकाला होगा, वो उसको 4000 भी वैकेंसी पूरा नहीं होता, 300-400 सीट खाली रह जाता है। सुना है कभी ऐसा? सोचो क्यों खाली रहता है? नौकरी तो चाहिए सबको, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। आज हमने क्यूज के बारे में बता दिया, क्यूज होगा, लेकिन मुझे पता है 2-4 बच्चे हिस्सा लेते हैं, बाकी बच्चा सोचेगा भाई छोड़ो, क्यूज जीत के क्या करेंगे, पेन मिलेगा। तो अगला प्राइस सुनो, अब अगर लगातार तुमने 10 कलम जीत लिए तो तुमको मिलेगा 10,000 कैश, 10,000 का कैश। हाँ, फीस मतलब नहीं है, तुमको मिलेगा 10,000 कैश, बस समझा। अब 10,000 कैश। अब ये नहीं कि 2 कलम जीत लिए, बोले कि सर अब आगे क्यूज नहीं खेलूंगा, 2,000 दे दीजिए सर। पिछले बार ऐसे ही चक्कर में फंस गया था मैं, हर बच्चा 1-1 कलम लेकर लाइन लगा खड़ा ऑफिस में, क्या बात है भाई? तो सर एक क्यूज हो गया सर, अब सोचा हूँ क्यूज ना खेलूं, 1,000 दे दीजिए सर। कोई 5,000 में फंसा हुआ है, कोई 2,000 फंसा हुआ है। तो ध्यान देना, 1-2,000 का चक्कर नहीं है, जो 10 पेन जीतेगा तभी 10,000 है, 9 पेन भी 9,000 नहीं, 9 रुपया भी नहीं है, बात समझ गए। जब तक 10 पेन नहीं जीतेंगे तब तक 10,000 कैश नहीं, बात समझ गए। इसलिए पहले बोलना पड़ता है ना, कि बच्चा सोचता कि 5 पेन जीत ही लिया, अब छोड़ो 5 का टेंशन क्या लेना, 5 फिलहाल ले लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा फिर, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन है, ठीक है बेटा। तो 10 पेन बराबर 10,000। चलिए, तो ये आपके लिए एक्चुअली ऐसा क्यों इसलिए होता है कि थोड़ा क्लास में मजा आए, पढ़ने का एक पर्पस। हमने क्या कहा? ऑलवेज यू सेट योर गोल, है ना। तो हमेशा गोल सेट करो ताकि उसे पाने के लिए हम कुछ काम करें।
सुबह जब जगते हो तो सेट गोल करो कि शाम तक क्या कर लेना है। हम लोग का लाइफ मीनिंगलेस होता है। सुबह जग गए, नींद खुल गई तो जग गए, रात हुआ तो सोना पड़ेगा। अब दिन भर क्या करना, कोई गोल नहीं होता, इसलिए कहीं भी बैठे रह जाते हैं, इसलिए किसी से बातचीत करते रह जाते हैं, कोई गोल है ही नहीं। कोचिंग 5 बजे कोचिंग करने जाना है, बस एक गोल है, 5 बजे से पहले दिमाग में टेंशन हुआ कोचिंग जाना है, और कोई गोल नहीं है। तो सबसे पहले यू शुड सेट योर गोल। एक गोल सेट करो कि आज का दिन क्या करना है। जब सेट गोल कर लोगे तब तुमको लक्ष्य मिल जाएगा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आज दिन भर प्रयास करोगे। सिर्फ आज संवारो, कल संवर जाएगा। ना पास्ट था ना फ्यूचर है, जो है सो आज है। चलिए वापस आते हैं। तो T1 यहाँ से कल पूछना शुरू कर दूंगा। यहाँ जो आपको डेमो क्लास का दिया था 4 क्लास का, इसको आप घर पे रह के पढ़ना, क्योंकि सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, इसे आप घर पे तैयार करें। ठीक है बेटा, ये तो और इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लेना काम। तो कल उम्मीद है कि आप बता देंगे सब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी क्लास के बाद बुक ले लेना आप लोग। अब इस बुक में आ जाइए यहाँ तक। इसमें लेसन 2 आपको याद किया हुआ होगा। अब कल जो बच्चे किताब आज लिए हैं, तो जो पीछे छूट गया उसके लिए रोना नहीं। इसलिए हमने बोला कि मान लो तुमने जो एडमिशन आज लिया, हमने 1 पढ़ा दिया था, अब आपको लगा कि 1 से पढ़ाता हूँ, नहीं, आज ज्वाइन किया तो आज से पढ़ो, कल ज्वाइन करो कल से पढ़ना। ठीक है, तो बोलो लेसन 2 में एडेक्वेट का मतलब, ब्लेंड का मतलब, डिकेट का मतलब, फिक्कल का मतलब, गॉन्ट का मतलब। ठंडा ज़्यादा है क्या? चलो डालो जो है। बोलो टावरिंग का मतलब, मिसगिविंग का मतलब, ठंडा ज़्यादा है, थोड़ा गर्म हो जाए तो दाके देना। ठीक है, बोलो पॉन्डर का मतलब, डिकेट का मतलब, मिसगिविंग, एलेजियंस, राजभक्ति, अलायंस का मतलब गठबंधन। बहुत सुंदर। चलो जी टोपी खड़े हो जाओ। बोलो होरी का मतलब, पढ़ा था, बहुत बढ़िया। कल सबको डांट लगा दिया था क्या? बोलो क्लैम्बर का मतलब, बैठ जाओ। यहाँ से वहाँ तक कौन सुना? खड़े हो सुरक्षा से, यहाँ से वहाँ तक अपनी इच्छा से खड़े हो जाओ। देखा, जब अपनी इच्छा करो तो कोई नहीं सुनाएगा, यहीं पे जोर जबरदस्ती करेंगे सब सुनाएगा। फिर कलाया से पढ़ने, कलाया था, वीडियो नहीं देखी तो बुक है तुम्हारे पास, पर ध्यान नहीं दिया हुआ है ना। बैठो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तैयारी चल रहा है। कलाया था, खड़े हो जाओ। बोलो इंटरवेन का मतलब, इंटरफेयर करना। फिक्कल का मतलब चंचल। बैठो, चलो यहाँ से वहाँ तक कौन सुनाएगा? अपनी इच्छा से खड़े हो जाओ। बहुत सुंदर। बोलो बेटा होरी का मतलब, गॉन्ट का मतलब, गॉन्ट, गॉन्ट है ना, GAUNT, गॉन्ट लीन एंड थिन, दूल्हा पतला कमजोर। लेवी का मतलब इम्पोज टैक्सेस। अलायंस और एलेजियंस में क्या अंतर है? राजभक्ति। बहुत सुन, बैठ जाओ। अब तुम लोग नहीं सुनाओगे? हाँ, तो खड़ा क्यों नहीं हुआ अभी? तुम लोग पता है क्या है, डांट, बैठ जा। डांट डपट करूंगा तो खड़ा होगा, नहीं तो अपने मन से नहीं। और अपने मन से पता है क्या होगा? आज तुम नहीं खड़ा होगा तो कल भी नहीं खड़ा होगा। फिर मन कहेगा खड़ा होने की जरूरत क्या है, फिर आज भर पढ़ लेगा जबरदस्ती, फिर पढ़ना छोड़ देगा। इसलिए खड़ा करवाता हूँ कि आप लोगों के अंदर की हैबिट बन जाए। क्लास को एंजॉय करो, इसलिए नहीं कि कोई प्रेशर है, कोई दबाव है ना। बहुत बच्चा तो इसलिए भाग जाता है मेरे पास से कि दबाव हो जाता है। दबाव फील मत करो, एंजॉय करो। थोड़ा कि तुम पढ़ लोगे तो मेरा कुछ भला हो जाएगा, अंततः भला तुम्हारा ही ना होगा। वोकैबुलरी याद करो, चाहे कोई वोकैब पूछता हूँ तो बच्चों को लगता है कि इसका कोई पर्सनल फ़ायदा है, नहीं, अंततः फ़ायदा तुम्हारा ही है। इतना किस्मत है तुम्हारे पास कि टीचर तुमको पूछता भी है, और ये भी किस्मत धनी हो कि टीचर का हाथ तुम्हारे पास है, वरना टीचर दर्शन काम खरीद करने। चलो यहाँ फर्स्ट रो से कौन सुनाएगा? बहुत सुंदर। बोलो लिगेसी का मतलब, लेसन 1 है,
वही लेसन 2 पूछता हूँ। फिक्कल का मतलब, होरी का मतलब, एडेक्वेट का मतलब, बैठ जाओ। सेकंड रो से कौन सुनाएगा? टावरिंग का मतलब, एलेजियंस का मतलब, बैठ जाओ। चलो थर्ड रो से कौन सुनाएगा? फोर्थ रो, फिफ्थ रो, खड़ा हो जा, तो वो दूसरे का इंतजार करता है। जो शेर होता है वो अपने आप चलता है, खड़ा हो जा सीधा। बोलो। ब्लेंड का मतलब, मेल खाना। एडेक्वेट का मतलब, मिसगिविंग का मतलब, बैठ जाओ। सबसे पीछे से, चलो जी इधर से, खड़े हो जाओ। बोलो। गॉन्ट, खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ, तो सुना सकते हो तो खड़े होकर सुना, है ना। मिसगिविंग, संदेह करना। पॉन्डर, विचार करना। लेवी, मिसगिविंग, एडेक्वेट, गॉन्ट, मरियल, दुबला पतला, बैठ जाओ। चलिए, बहुत सुंदर। तो इस तरह से बेटा क्या है कि आप जब पढ़े होते हैं और मैं पूछ लेता हूं तो आपका पर्पस सोल्व हो गया। आपको लगा कि आपने किस लिए पढ़ा और क्यों पूछा गया। अब जो बात आज की है, तो और सर बैच में हमने एक्स्ट्रा काम करवाया है, तो आपके बैच में जो है आपका कोर्स आगे बढ़ेगा, एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। क्योंकि अभी आपका कोर्स कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ कुछ पढ़ाने का फ़ायदा आज नहीं है। बट कोर्स का ये पार्ट है कि वीक में 1 डे हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। लेकिन पिछले बार आप लोगों ने एक्स्ट्रा किया था क्या? नहीं किया था, इसलिए इस बार भी एक्स्ट्रा उसी से लिंक्ड है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करवा रहा हूँ। आपके बैच में वही चीज़ चल रहा है जो पहले से चला आ रहा है, मतलब जो कल पढ़ाया था उसी का पार्ट हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा हाँ, वो दूसरे बैच की कहानी है, यहाँ क्यों बताऊँ। वहाँ एक्स्ट्रा पढ़ाया था, उसमें कॉमन एरर था, कॉमन एरर्स है ना, कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए, आपके बैच में भी कुछ हुआ नहीं है ना, बच्चे अभी इसमें नए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगा, समझ में काम मान लो आया उसको तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए परंपरा जरूरी है। बात भी सही। चलिए, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था बेटा सब्जेक्ट। बहुत ही बेसिक पार्ट किए थे, और सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, राइट। तो सब्जेक्ट जो पढ़ाया था कल, उसमें कुछ लिखवाया नहीं था और टोटल बात समझा भी दिया था, समझ में आपको आ भी गया होगा। 5-7 मिनट क्लास यहाँ से करने के बाद हम लोग फटाफट आज आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वर्ब क्या है, उस पर हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कल के क्लास में सब लोग आए थे, चलिए बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट कहा था, एक बात बताया था कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो हमने कहा था नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए, राइट। नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट ने कहा था जेरेंड होता है, इन्फिनिटिव होता है, क्लाउज होता है, फ्रेज होता है, वो सारे वर्ड नाउन का काम करते हैं। नंबर 3 यहाँ पे कहा था कि बेटा सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। लिविंग है तो वो डूअर होगा, और डूअर है तो उसे टेंस कहते हैं। क्लियर, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपका लॉजिक कहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट करोगे, उलझ के रह जाओगे ये दुनिया में, और कोई फायदा नहीं होगा। हमने कहा जो नॉन लिविंग होता है नॉन डूअर होता है, और जो नॉन डूअर होता है वो पैसिव वॉइस होता है। क्लियर, हमने कहा कलम टूट गया, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है। आपको बहुत लॉजिकली सिंपल सेंटेंस सीखने का प्रयास करना है। बात करते हैं सब्जेक्ट का। बेसिकली बेटा अगर डिफिनेशन की बात करें, एक सीखने की बात करें, तो सब्जेक्ट होता क्या है वो जानो। सब्जेक्ट यहाँ जो वर्ड है वो क्या है, सब। सब का मतलब होता है somebody। ऑब्जेक्ट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डूअर। यानी लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर है। हमने कल डिफाइन किया था कि जो सब्जेक्ट है वो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, डूअर भी है और नॉन डूअर। अब बताओ कि इसकी बात मानोगे या जो कल पढ़ाया था उसकी बात मानोगे? जो कल पढ़ाया था उसकी बात मानोगे कि भाई कलम भी सब्जेक्ट है, ये टेबल भी सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। यानी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए यह डिफिनीशन गलत है कि जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ इतना कहते हैं कि सब्जेक्ट इज अ डूअर, तो इतना कहने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को कहना होगा कि whatever is told about the
other word. Whatever is told about the other word in a sentence is called subject. Whatever is told about the other words in a sentence is called subject. हमने जो कहना चाहा कि whatever is told, whatever का हिंदी वर्ड जो कुछ भी, is told पैसिव वॉइस हो गया. देखो whatever एक नॉन लिविंग वर्ड हो गया, is लगाया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया कि नहीं आया, कल भी पढ़ा था ना. तो whatever is told, जो कुछ भी कहा जाता है, यानी कहने वाला कोई और है, इसलिए पैसिव हो गया. तो whatever is told about the other words, यानी वह अदर वर्ड्स मतलब वो कोई भी शब्द के बारे में, is called सब्जेक्ट. यानी जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे क्या कहते हैं, हम सब्जेक्ट कहते हैं. अब जिसके बारे में का मतलब क्या है, अब तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, लिख लिया यहाँ तक. अब समझना गौर से, मैं बहुत ही सिंपलेस्ट में समझाता हूँ, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो. हमने दो एग्जांपल दिया, हमने बोला कि राम राइट्स अ लेटर, हमने बोला अ पेन इज ब्रोकन. अब बोलो राम तुम्हारा सब्जेक्ट है, पेन सब्जेक्ट है, बट डिफिनेशन कहता है कि व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. अब देखो राम राइट्स लेटर, पत्र कौन लिखता है, राम. पेन मतलब पेन इज ब्रोकन, कलम तोड़ा गया, यानी कलम टूट गया, यानी टूटा क्या, कलम. यानी काम किस पे हो रहा है, कलम पे हो रहा है. राम क्या कर रहा है, राम लिख रहा है पत्र. तो कहने का सेंस है कि जो भी हम क्वेश्चन में जो वर्ब लेता है, ये वर्ब बेटा, जो वर्ब लेता है और वर्ब से पहले दुनिया का कोई चीज़ हो, वो सबका नाम सब्जेक्ट ही होता है. ठीक है. अब हमने कहा कि राम राइट्स लेटर, पत्र कौन लिखता है, तो राम हो गया डूअर. यहाँ पे राम क्या हो गया, डूअर. अब हमने कहा अ पेन इज ब्रोकन, क्या टूटता है, पेन, यानी पेन यहाँ पे डूअर नहीं है, नॉन डूअर है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव हो गया और यहाँ पे ये पैसिव हो गया. ये तुम्हारा डूअर है, एक्टिव हो गया, ये तुम्हारा नॉन डूअर है, पैसिव हो गया. इसलिए हमने कहा इज ब्रोकन, राम राइट्स अ लेटर. ये बातें कल हो गई थी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है, आगे बढ़िए. अब ठीक बेटा, अब एक पॉइंट और समझना है कि सब्जेक्ट एक शब्द का हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है. जैसे हमने कहा राम राइट्स लेटर, तो राम कितने शब्द हैं, एक. हमने बोला अ पेन इज ब्रोकन, पेन कितना शब्द है, एक शब्द. तो ये भी हो सकता है सब्जेक्ट. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं या लिखते हैं तो सब्जेक्ट मोर देन वन वर्ड्स भी हो सकता है. ठीक है. तो एक लाइन हिंदी में लिख लो. हिंदी में सब्जेक्ट एक शब्द का होता है और एक शब्द से एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है. सब्जेक्ट एक शब्द का होता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है. सब्जेक्ट एक शब्द का होता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है. सब्जेक्ट एक शब्द का होता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है. ठीक है. कॉमा. अंग्रेजी बोलते समय, अंग्रेजी बोलते समय, लिखते समय, अंग्रेजी बोलते समय, लिखते समय, अंग्रेजी बोलते समय, लिखते समय. ठीक है. PQRS बनाते समय, PQRS बनाते समय, न्यूज़पेपर पढ़ते समय, न्यूज़पेपर पढ़ते समय सारे सब्जेक्ट को एक साथ रखते हैं. 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 Any subject may be one words and sometimes more than one words. When we have to read newspaper, when we have to write a letter, when we have to speak something else. कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, सबके साथ आपका सब्जेक्ट एक साथ करते हैं. यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आप आज के बाद जब हिंदू पढ़ोगे तो आप पूरे पूरे लाइन पढ़ जाओगे और पूरा लाइन बनेगा सब्जेक्ट. यानी सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट. उसके बाद क्या ढूंढना है, वर्ब. उसको क्या ढूंढना है, अदर वर्ड. तो अभी हम फोकस किस पे कर रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट पे. अब एक एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ हिंदी में और उसका दो बनाऊंगा अंग्रेजी. ठीक है. हिंदी में लिखो, एक हिंदी में एग्जाम्पल लिखिए जरा.
अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता, हिंदी में लिखिए, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता एवं मिस्टर गिल, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता एवं मिस्टर गिल के साथ, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता एवं मिस्टर गिल के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गिल उसके कोच का नाम है, गिल, मिस्टर गिल, अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता एवं मिस्टर गिल के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं उनकी पत्नी गुरुशरण कौर से मिले, गुरुशरण कौर से मिले। अभिनव बिंद्रा अपने माता पिता एवं मिस्टर गिल के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं उनकी पत्नी गुरुशरण कौर से मिले। एग्जाम्पल कितने हो गए? एक। अब इसका मैं अंग्रेजी बनवा रहा हूँ 2। आपको जो सोचना है कौन राइट है कौन रॉन्ग है, या दोनों राइट है दोनों रॉन्ग है, देखना है। लिखिए एग्जाम्पल। पहला, इसका मैं 2 लिखवाऊंगा, ये फैसला मत करना। पहला, अभिनव बिंद्रा, अब अंग्रेजी में लिखिए, अब अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। अभिनव बिंद्रा along with his parents, अभिनव बिंद्रा along with his parents, अभिनव बिंद्रा along with his parents and Mr. Gill, अभिनव बिंद्रा along with his parents and Mr. Gill met, M-E-T, met, अभिनव बिंद्रा along with his parents and Mr. Gill, अभिनव बिंद्रा along with his parents and Mr. Gill met, M-E-T, met, M-E-T, met the PM Manmohan Singh, met the PM Manmohan Singh, met the PM Manmohan Singh and his wife, met the PM Manmohan Singh and his wife Gurusaran Kaur, and his wife Gurusaran Kaur, and his wife Gurusaran Kaur. Abhinav Bindra along with his parents and Mr. Gill met PM Manmohan Singh and his wife Gurusaran Kaur. अब बच्चे अगर आपके अंदर कौर लिखने में गलती हो रहा है, गुरुशरण नहीं लिख पा रहे हो, कौर में स्पेलिंग प्रॉब्लम है, तो घबराना मत। 2 काम करना, एक YouTube देखना धर्मेंद्र सर का, और दूसरा ऑफिस में मिलना, वहाँ सिखाऊंगा कि कैसे तुम स्पेलिंग इंप्रूव करो। एग्जाम्पल नंबर 2, अभिनव बिंद्रा मेट, M-E-T, मेट, अभिनव बिंद्रा मेट PM मनमोहन सिंह, मेट द PM, अभिनव बिंद्रा मेट द PM मनमोहन सिंह, अभिनव बिंद्रा मेट द PM मनमोहन सिंह, met the PM Manmohan Singh and his wife Gurusaran Kaur, and his wife Gurusaran Kaur, and his wife Gurusaran Kaur. Abhinav Bindra met the PM Manmohan Singh and his wife Gurusaran Kaur with his parents and Mr. Gill. With his parents and Mr. Gill. Along with भी कर सकते हो, एक ही बात है। मैं सोचना कि along with से गलती हो, ऐसा नहीं। Along with his parents भी कर सकते हो and Mr. Gill, एक ही बात है। बीत बोलो, along with बोलो, एक ही बात है। अब जरा सेंटेंस देखिए, 2 हो गए। अब आराम से दोनों को पढ़िए और अपने दिमाग को लगाइए और मुझे बताइए कि बोलो फर्स्ट और 2, हमने एग्जाम्पल हिंदी एक है, तो बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग हैं, सेकंड वाले राइट में कितने लोग हैं, सेकंड राइट इतने लोग, दोनों राइट में कितने लोग हैं। देखो बेटा, 2 तो राइट नहीं हो सकता, तो पहला सेंटेंस राइट है और दूसरा गलत है। दूसरा क्या है? गलत। क्यों गलत है वो समझिए। अंग्रेजी में जो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब हमने क्या करा, सो सुनो,
हमने करा कि अभिनव बिंद्रा को बना लिया सब्जेक्ट और उसके बाद लगा लिया मेट, अभिनव बिंद्रा मेट। अब फिर कर दिया पीएम मनमोहन सिंह, कर दिया अदरबर्ड एंड हिज वाइफ गुरुशरण कौर, तो मेट बीत। अब मेट के बाद बीत लगा दिया। अब बताओ कि डूअर वहां पे अभिनव बिंद्रा है अकेला या उसके माता पिता भी हैं? अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि मनमोहन सिंह से कौन मिला था, तो क्या बोलोगे? अभिनव बिंद्रा। सिर्फ अभिनव बिंद्रा मिला था, उसके माता पिता भी और मिस्टर गिल भी, तो बोलो सब मिल के मिला था ना। तो जब सब मिल के काम कर रहा है बराबर, तो तुमने अभिनव बिंद्रा को बना दिया सब्जेक्ट, अब बाकी कर दिया साइड। अपराध किया कि नहीं किया? भाई आपके साथ मिलने के लिए 4 बंदे और आए हैं, आप 3 को साइड कर दो और अकेले बुलाए तो अंदर से बुरा लगता नहीं लगता? अब सोचिए, आप ही किसी को कि चलो तुमको सर से मिलवाता हूँ, अब 2 बंदे को लेकर आए आप, हम दोनों को बाहर कर दिए और आपसे मिले, जबकि आपका पर्पस था उनको मिलाना, तो उनको बुरा लगेगा ना, साथ आपको बुरा लगेगा। समझ पा रहे हो? तो सब्जेक्ट का मतलब है एक साथ रहना। भाई एक फैमिली है, जैसे एक माता है, एक पिता है, एक बच्चा है। एक बच्चा दिल्ली में रहता है, उसके माता पिता मिलने आए, तो ये तो नहीं कहेगा रूम पार्टनर से कि ये रूम पार्टनर तुम कमरे में सो जाओ, मैं चलाता हूँ बाहर, मेरे माता पिता हैं, ऐसा करेगा? उसको चिकन विकन खिला देगा, पिला देगा, कुछ भी कहेगा बेटा तुम रात भर के दूसरे कमरे में सो जा, मेरे माता पिता हैं। क्योंकि एक फैमिली एक साथ रहना पसंद करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? पूरा फैमिली होता है। हम लोगों की बुरी आदत क्या है? बनाते हैं PQRS, राइटिंग करते हैं, तो करते क्या है कि आधा सब्जेक्ट यहाँ है, आधा क्यू में था, इसको समझ नहीं पाए, बस हिंदी निकाल रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। तो पहले बेस बनाना है। आप राइटिंग स्किल्स नहीं आता, आप हिंदू पढ़ते हो, हिंदू पेपर पढ़ते तो नहीं समझ में आता। वजह क्या है कि सोचते हो कि एक लाइन पढ़े समझ में आ जाए। आप पढ़ो, पहले पकड़ो सब्जेक्ट कहाँ है, पहले पहचानना सीखो, वेयर इज द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, तब भाव निकालो कि वर्ब कैसा है, तब समझना कि अच्छा सब्जेक्ट ऐसा, वर्ब ऐसा, तो इसका टेंस हो गया सिंपल पास्ट, तो इसका मीनिंग निकलेगा पास्ट में। समझ रहे हो? तो ऐसा सोचते ही नहीं, बस न्यूज़ पेपर पढ़ने के लिए सर ने कहा दिया, बस पढ़े जाओ, पर्पस गोल है ही नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं? समझ रहे हो कह रहा हूँ? सो इसलिए सबसे पहले क्या काम करना है कि आप पर्पस सिर्फ करिए। तो अभिनव बिंद्रा माता पिता मिस्टर गिल, ये तीनों डूअर है कि नहीं? ये तीनों के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो तीनों क्या हो गया तुम्हारा? तो हमने कहा जिसके बारे में जो बात की जाए वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है? अभिनव बिंद्रा, उसके माता पिता मिस्टर गिल के बारे में। तो तीनों हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? तो तीनों के बाद हमने कहा अलॉन्ग विथ क्लाउड, यहाँ पे अब बोला हमने मेट मिले पीएम मनमोहन सिंह एंड हिज वाइफ गुरुशरण कौर। अब ऐसा ही हो गया। अब अगर पहले एग्जाम्पल, जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है, वो ग्रामेटिकली भी गलत है। कैसे गलत है? तुमने कह दिया अभिनव बिंद्रा मेट पीएम मनमोहन सिंह एंड हिज वाइफ गुरुशरण कौर, फिर लगा दिया विथ हिज पेरेंट्स। अब विथ का प्रयोग हमेशा पड़ोसी को जोड़ता है, राम विथ श्याम, तो पड़ोसी कौन है? गुरुशरण कौर। गुरुशरण कौर कौन है? महिला की पुरुष। अब महिला के लिए ही जाता है, क्या लिखा होगा? विथ हिज पेरेंट्स, ये लिखा है बाबू। समझा बात को? अगर करते विथ हर पेरेंट्स तो ग्रामेटिकल सही हो जाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भाई उनकी पत्नी के माता पिता हो। समझ रहे बात को ना? तो ग्रामेटिकली भी गलत, ब्लंडर। तो हम कहना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ दिए। समझ में आ रहा है बच्चे? अगर मैं बोलूं कि मेरा दोस्त एवं उसकी पत्नी आ रहे हैं, तो बोलो कौन है सर इसमें? मेरा दोस्त एवं उसकी पत्नी, दोनों से बैठे। क्योंकि ऐसा नहीं कि दोस्त को बुला ले पत्नी को छोड़ दिया, गलत ना हो जाएगा। पत्नी साथ ना आ रही है। इस कुएं का पानी मीठा है, क्या है सब्जेक्ट? इस कुएं का पानी। शहर के शहर बर्बाद हो गए, क्या है सब्जेक्ट? शहर के शहर। समझा ना? तो इस तरह से आपको बोलना है। हिंदी के महान कवि सूरदास अंधे थे, क्या है सब्जेक्ट? हिंदी के महान कवि सूरदास। अब देखो अंग्रेजी तुमको आसान नहीं लगा, यानी इतना का अंग्रेजी तुम पहले बना दो, अब अंधे थे।
समझ आ रहा है? तो आपको पहले क्या पहचानना है? सब्जेक्ट, फिर क्या पहचानना है? वर्ब, तब अदर वर्ड। तो यहाँ तक बात बन जाएगा। आगे बढ़ें तो सब्जेक्ट का काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बेसिक क्लास था। सब्जेक्ट के बाद बात करें हम लोग तो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। क्लियर? अब सब्जेक्ट हो गया तो हम बात किसी करेंगे अब? वर्ब का। हालांकि मेरा पर्पस था अदर वर्ड की बात करना, लेकिन आज टाइम है तो वर्ब पढ़ लेते हैं पहले। वर्ब थोड़ा बड़ा है, अदर वर्ड में 15-20 मिनट टाइम लगेगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा हम लोगों का। इसको कल पढ़ लेंगे, ठीक है? तो लिखते हैं हम लोग वर्ब फटाफट। हेडिंग बनाइए वर्ब। वर्ब, ठीक है बच्चे? वर्ब की बात करें। वर्ब यहाँ पे बात करें बच्चे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत। अब यहाँ पे वर्ब की बात करें बच्चों की तरह सीखें अगर कि वर्ब क्या है, तो वर्ब की बात करें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसा कि कल ही पूछा था तो आज ही फटाफट पूछ लेता हूँ। तो बताना बच्चे तुम, वर्ब क्या होता है? तुम क्या समझते हो वर्ब का मतलब? जो काम हो रहा है। जैसे वर्ब को देखते हो, हाँ? महसूस करते हो, हाँ? मतलब वर्ब, कोई बोले कि वर्ब क्या है तो कैसे समझाओगे? मतलब कोई बताया कि वर्ब कहाँ है, क्या है, होता है, तो समझा पाओगे वर्ब के बारे में? नहीं। जैसे मतलब डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, है ना? चलो बैठ जाओ, तुम कुछ कह सकते हो, बोलो। हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जैसे वह खेलता है, इसमें ही प्लेज, यहाँ पर प्लेज है हमारा। ही प्लेज, वह खेलता है, इसलिए प्लेज वर्ब है। और कुछ छुपी हुई बात, अंदर के रहस्य कुछ और है? हाँ बोलो, बैठ जाओ। कर्ता के द्वारा अगर कोई भी कार्य किया जाए, हाँ, उसको वर्ब कहते हैं। कर्ता के द्वारा अगर कोई काम किया जाए तो उसे वर्ब कहते हैं। अब कर्ता नहीं किया तो वर्ब नहीं होगा, है? हाँ, काम के करने में जो सहायक हो। ऐसे तुम लोग इतने तूफान डिफेंस कहाँ से लाते हो? जो करने में सहायक हो। बैठ जाओ। और कुछ बोलना चाहता है कोई? बोलो, तुम लोग भी बोल सकते हो, स्वतंत्र हो। अगर कुछ मन में है जिज्ञासा कुछ, देखो यहाँ एक ऐसा संस्थान है जो हम लोग मिलजुल के पढ़ेंगे। आपकी भी सहमति ली जाएगी भाई, जो कि आप भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे होंगे, तो आपकी सहमति भी जरूरी है ना। तो आपके अंदर कुछ अगर उद्गार है तो आप कह सकते हो कि अच्छा। देखो बेटा मैं समझाऊँ आपको, वापस आ जाओ। अब देखो वर्ब है क्या, बेसिक बात करें तो वर्ब क्या दिखाना चाहता है? तो एक लाइन में कहना चाहें, हम बात अभी डिफिनेशन की नहीं कर रहे हैं। वर्ब शोज, वर्ब तुम्हें दिखाएगा, क्या दिखाएगा? एक्शन और स्टाइल। एक्शन और स्टाइल, जो एक्शन हो, जो स्टाइल हो, उसे तुम वर्ब कह सकते हो। यानी जो तुम्हारा स्टाइल है, जैसे तुम्हारा हंसने का स्टाइल, मुस्कुराने का स्टाइल, रोने का स्टाइल, हर चीज़ स्टाइल होता है। कोई रोता भी बड़ा स्टाइल में है नहीं। छोटा बच्चा का स्टाइल क्या है? छोटा बच्चा है, तुम्हारे पास आया तो ऐसे कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कितनी बड़ी मार पड़ी हो, तो उसका अपना स्टाइल अदा है। किसी घर में पत्नी हो, 2-4 कस के धो दो फिर भी नहीं रोती, उसका स्टाइल अपना है। चोर हो, कुमार लो, खूब लाते घूसे पीटते रहो, रोता ही नहीं, उसका अपना स्टाइल है। कोई लोग इमोशनल हो जाता है, नहीं भी कुछ बोला फिर भी रोने लगा, उसका अपना स्टाइल है कि नहीं? तो स्टाइल का मतलब एक्शन, और एक्शन का मतलब स्टाइल। यानी जो आप करते हो, आपके चलने का अंदाज क्या है, वही मैनर है। यानी जो आपका मैनर है वो स्टाइल है, जो स्टाइल है वो एक्शन है, और जो एक्शन है वो वर्ब है। इसलिए वर्ब कोई देख नहीं सकता। जैसे राम दौड़ता है, दौड़ना एक एक्शन है। अगर ना समझ में आए तो हिंदी के जितने शब्द में तुम ना लगाओ लग जाता हो, हिंदी के सारे वर्ड वर्ब होते हैं। जैसे पढ़ना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पिटना, सब वर्ब। राम पढ़ता है, पढ़ना। तुम सोते हो, सोना। वह खेलता है, खेलना, ये सब वर्ब है। क्लियर? तो हमने कहा हंसना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, पिटना सब वर्ब है, ये आपको पता है। तो हमने कहा कि जिसके अंत में ना लगाओ, ना लगाओ तो लग जाता हो, क्या कहलाता है वो? वर्ब। यहाँ तो बात समझ आ गया वर्ब के हिंदी में। अब बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में हमने कहा कि वह
वर्ड जो शो करता है एक्शन को और स्टाइल को, तो एक्शन स्टाइल शो करेगा तो एक डिफिनेशन पैदा होगा कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और विंग हमने कहा कि वह शब्द दैट मतलब जो स्टैंड्स फॉर आधारित है, डूइंग का मतलब करना और बीइंग का मतलब होना, यानी जो करना और होना पर बेस्ड हो, यानी जिससे या तो करने का भाव होगा या तो होने का भाव होगा, उसी को हम एक्शन कहते हैं, उसी को स्टाइल कहते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि ही गोज टू दिल्ली, अब हमने कहा गोज वर्ब है, क्यों वर्ब है भाई? क्योंकि यह डूइंग का बोध करा रहा है। हमने कहा ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, इज तुम्हारा वर्ब है। कैसा वर्ब है? बीइंग वर्ब है। अभी एग्जैक्ट नहीं पता, अब ये पता है कि एक डूइंग और एक बीइंग, एक होने का बोध कराएगा। द वर्ड वह शब्द, दैट मतलब जो, स्टैंड्स फॉर आधारित है, डूइंग मतलब करना और बीइंग मतलब होना, जिससे करना और होना समझा जाएगा वो वर्ब कहलाता है। जिसे करना होना समझा जाए वो वर्ब कहलाता है। अब करना और होने का भाव होगा। हमने एग्जाम्पल दिया कि ही गोज टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है तो एक्शन कर रहा है, दिल्ली जाने का काम कर रहा है। हमने कहा ही इज अ स्टूडेंट, वह स्टूडेंट को होने का बोध करा रहा है, इसलिए बीइंग का बोध कर रहा है, तो डूइंग और बीइंग की बात करा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दुनिया में जो वर्ब है ना वो दो तरह का होगा, एक को हम बोलेंगे डूइंग और एक को बोलेंगे बीइंग। जो आपके नज़र में डूइंग होगा उसी को तुम कहना मेन वर्ब। क्या कहना बच्चे? मेन वर्ब, शॉर्ट में एम भी कहना। और जो तुम्हारा होगा बीइंग, जो होने का बोध कराता है, उसे कहना ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब AUXILIR भाई, इसको शॉर्ट में ए भी कहना। डूइंग वर्ब और बीइंग वर्ब, यानी कि आपका हो गया मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये बात मेन ऑक्सिलरी, तो मेन तो पूरा डिक्शनरी भरा पड़ा है भाई, कितने तरह का होता है। तो मेन वर्ब में ए पार्ट, अभी मैं वर्ब पूरा नहीं पा रहा हूँ, एक दे रहा हूँ सिलेबस, तो ए की पार्ट करें तो ए में जो फर्स्ट होता है बेटा, इसे कहते हैं रेगुलर, रेगुलर वर्ब। और इसी का सेकंड पार्ट है जिसे हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर। इसी का हम बी पार्ट करें तो बी का मतलब कह सकते हैं ट्रांजिटिव, और इसी का सेकंड का नाम है इंट्रांजिटिव। इसी का सी पार्ट करें तो सी में फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब, इसी का सेकंड पार्ट करें इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, हमने कहा रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ तक उतार लिया आप सबों ने। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेन वर्ब के पार्ट हैं, पूरी डिक्शनरी में से भाग बांटा जाएगा, कौन है रेगुलर, कौन इरेगुलर, कौन ट्रांजिटिव, कौन इंट्रांजिटिव, कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट। ठीक है बच्चे, अब चलिए अब देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं फटाफट। ये मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन था जो हम लोगों के पास सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या मात्र 24, संख्या है मात्र 24, तो मात्र 24 है, याद करना आसान है। देखते हैं कौन सा होता है। एक का नाम रखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको मिलता है 11। दूसरे का नाम रखा मॉडल्स, इसको मिलता है 10। तीसरे का नाम रखा सेमी मॉडल्स,
इसे मिलता है 3, बोलो 24 हो गया कि नहीं हो गए? ये 10 है, 11 है, कौन कौन से 11 है भाई? इज, एम, आर, was, were, do, does, did, has, have और had, ठीक है। दूसरे का नाम है मॉडल्स। मॉडल्स होते हैं 10, will, shall, would, should, can, could, may, might, must, और टू, ठीक है बच्चे? 10 हो गए। यहाँ पे तुम्हारा है नीड, डेयर और यूज्ड। ये टोटल हैं ऑक्सिलरी वर्ब के लिस्ट, जिसका नाम है प्रिंसिपल, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। विल, शैल, वुड, शुड, WOULD वुड, SHOULD शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ought to, OUGHT ought to। उतार लिया यहाँ तक? ये हम लोगों का पर्पस नहीं है, ये अभी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, इंट्रोडक्शन दिया है, जो बेसिक हम लोग को पढ़ना है। यहाँ तक उतार लिया तो बात आया करें। There are 5 types of basic verb। हेडिंग बनाएंगे, There are 5 types of basic verb। ये तो हो गया बेटा इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को आगे पढ़ना पड़ेगा। अब हेडिंग क्या डाला? There are 5 types of basic verb। जो बेसिक वर्ब हम लोगों का है वो 5 होता है। There are 5 types of basic verb। जो हम लोगों का बेसिक वर्ब है वो 5 होता है। कौन कौन सा? फटाफट ध्यान देना। V1, V3, V4 एंड V5। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने बोला ईट, एट, इटेन, ईटिंग और इट्स। इसका मतलब है कि V1 के साथ ING लगाया तो क्या कहलाया? इसका मतलब V1 के साथ ए से आई लगा क्या कहलाया? अच्छी बात। हमने यहाँ पे बोला कट, 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 कटिंग, कट्स। अब 2 तरह का वर्ब लिखा हमने, बोलो दोनों V1 है कि नहीं? ये V2 हो गया, वो V3 हो गया, राइट? आप ध्यान दो, सब में V1 प्लस ING है, V1 प्लस AC से V5 हो गया। वापस बोर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा। ये देखो ईट, एट, ये अगर अकेले कहीं लिखा मिला तो पहचान लोगे V2 है, और इसको भी पहचान लोगे V2 है। बोलो, बताओ मुझे। हमने लिखा ईटन, बोलो क्या है ये? हमने बोला कट, बोलो क्या है ये? है? तो तुम कहाँ पहचान लेंगे सर? अब हमने यहाँ पे कट लिखा, अब कट ए वाला V3 है तो V2 नहीं हो सकता।
V1 नहीं हो सकता। तो बोले धोखेबाज है कि नहीं है? इसका कोई नियम है, लेकिन ईट एट ईटन का नियम है कि नहीं है? इन नियम कानून को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर ये अकेले भी कहीं लिखा है तो लोग पहचान लेंगे कि ये V2 है, पहचान लेंगे कि ये V1 है। इसका मतलब कि नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इसका नाम है रेगुलर वर्ब। क्या नाम है इसका? रेगुलर वर्ब। और इसका कोई नियम कानून है, इसलिए इसका नाम क्या है? इरेगुलर वर्ब। अभी लिस्ट में लिखा था ना रेगुलर, अभी लिस्ट में देखो वहाँ लिखा होगा रेगुलर इरेगुलर। तो रेगुलर कब होता है? जिसका दो फॉर्म समान होता है। यहाँ तो तीनों समान है जी। जिस वर्ब के दो फॉर्म एक समान हो उसका नाम क्या होगा? इरेगुलर वर्ब। क्या लिखा है? इरेगुलर। जैसे बाय, बाय मतलब खरीदना, बॉट बॉट। तो बाय कौन सा वर्ब हो गया? जो लोग कहते होंगे टीचर वगैरह कि भाई ये वर्ब इरेगुलर है, तुमको दिमाग नहीं काम करते, रेगुलर कैसे हो गया? कब होता है इरेगुलर? तो रेगुलर इरेगुलर, बस इतने वो कहना था उस टीचर का कि जिसका दो वर्ब समान हो, चाहे वो कोई वर्ब समान हो, वो क्या कहलाएगा? इरेगुलर वर्ब। याद हो जाएगा। इसका लिस्ट जो आपके पास बुक मिला है वो दिया होगा पूरा डिटेल लिस्ट। टेंस की बुक मिलेगा ना आपको, उसमें पूरा V1 V2 का लिस्ट दिया होगा, रेगुलर का इरेगुलर का। जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, सिट सिट सिट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ये सारे वर्ब कैसे हैं? इरेगुलर। गो वेंट गॉन कैसा वर्ब है? रेगुलर। कोई दिक्कत? वापिस आ जाओ। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे? चलिए मिटाओ इसको। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमने जब ईट में ईटिंग लिखा था, देखो बोर्ड पे, यहाँ पे क्या था बच्चे? ईटिंग था ना? समझना, बड़े प्यार से सुना रहा हूँ। ईट में ईटिंग था, तो देखो तो ईट का आई जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे आईएनजी के साथ एक टी और जोड़ना पड़ गया, तो कट। तो जब किसी शब्द में अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, देखो बोर्ड पे, कट इट, जब किसी शब्द का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है कि नहीं? देखो वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझ पाते हो ना? तो अंतिम लेटर क्या हो और उसके पहले कितना वॉवेल है? एक वॉवेल। उसके पहले एक वॉवेल हो। इसमें कितने वॉवेल हुए? दो। दो हुए ना? इसमें कितने वॉवेल हैं? तो जिस शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो, उस लेटर को दो बार लिखते हैं, तब आई जोड़ते हैं। ठीक है? इसलिए ईटिंग में सिंपल जोड़ दिया आईएनजी, और इसमें एक वॉवेल था तो डबल टी किया। ऐसे सारे बड़े, कट को ले लो, पुट को ले लो, पीयूटी पुट, तो डबल टी हुआ कि नहीं होगा? तुम ले लो फॉरगेट को, तुम ले लो बिगिन को। अब जितने भी वर्ड होगा, अब एक आम इंसान से आज घर पे जाना, अपने मित्र से पूछना कि बताओ बिगिनिंग का स्पेलिंग क्या होगा, तो बोलेगा BEGINING। अब बोलो कि बिगिनिंग का स्पेलिंग राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग समझ आया? क्योंकि जिस शब्द के अंत में एक वॉवेल हो, एक कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले कितने वॉवेल कहा? एक वॉवेल हो, तो जब आईएनजी लगाएंगे क्या करें? इसको डबल करेंगे। अब राइट हुआ कि नहीं हुआ? अब इससे तुम्हारा स्पेलिंग इंप्रूव हुआ। समझना बात को? यही सब सीखना है बेटा, यही सब सिखाऊंगा, और ये किताब में भी लिखा मिलेगा, इससे स्पेलिंग इंप्रूव होगा। एसएससी में स्पेलिंग भी पूछता है, और फॉरगेटिंग का स्पेलिंग सीपीओ में दे दिया था, और फॉरगेटिंग लिख करके सबने सोचा कितना आसान। कहाँ तो बोले, कहाँ तुम लोग खोए रहते हो भाई? कहाँ तो बोले, बता जरा, कहाँ तो बोले? अरे एन से पहले अंतिम लेटर एक कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वॉवेल, एक ही तो है। कहाँ तो दोगे? ये क्या है? जी न है बाजीबा, उस पहले कहा था। इतना दिमाग लगाओगे तो काम चलेगा। सिर्फ ध्यान देना, 3 लेटर चेंज नहीं होता। कौन कौन सा? W, बाई और आर, ये 3 लेटर 2 बार लिखे जाते हैं। बाकी इंग्लिश में 23 लेटर्स डबल हो जाते हैं।
26 लेटर में ये 3 लेटर 2 बार नहीं लिखे जाते, बाकी सारे 2 बार लिखे जाते हैं। और स्पेलिंग इंप्रूव के लिए यूट्यूब पर वीडियो 4 बना हुआ है कि आप स्पेलिंग कैसे सुधार करें। ठीक है, आगे बढ़िए। अब प्रश्न उठा बेटा, यहाँ तक उतार लिया। देखो हर चीज़ मैं सिखा रहा हूँ जो कि आपका बेसिक क्लास है, हर चीज़ फोकस कर। अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो। V1 वर्ड होता क्या है? तो V1 बेटा जो वर्ड होता है वो आजीवन होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। और इसको तुम प्रेजेंट कहना। क्या कहना? यानी आज के बाद तुमको V1 कहीं लिखा मिल जाए, कोई पूछे कौन सा टेंस, तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट टेंस। V5 होता है सिंगुलर और इसे कहते हैं प्रेजेंट। कौन सा टेंस कहा बेटा? आज के बाद तुमको हिंदी नहीं आता, अंग्रेजी आता है। अभी टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैंने प्रयास करना। अब कोई बोले कि राम गोज, कौन सा टेंस है? हमने बोला आई गो, कौन सा टेंस है? कैसे पता? V1 है और V5 है। तो V5 कौन सा टेंस हुआ? कैसा हुआ? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो गोज, प्लूरल तो प्लूरल। यहाँ देखो V1 क्या हुआ? क्या हुआ? V2 कहीं दिखे तो उसे पास्ट कहना। क्या कहना? पास्ट। V3 कहीं दिखे तो उसे परफेक्ट कहना, और V4 कहीं दिखे तो उसे कॉन्टिन्यूअस कहना। यहां तक लिख लिया सबने? फटाफट चलो आगे जल्दी से। अब देखो ना, इतना से छोड़ूंगा नहीं। बेसिक का मतलब इतना बेसिक पढ़ा दूंगा ना कि लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। बोलो तो क्या हो जाएगा? उसमें नहीं लगेगा। अरे इसको रेगुलर इरेगुलर से क्या मतलब? है सेंटेंस बेटा, मीनिंग से। सेंटेंस में कहाँ आया है? जैसे हमने बोला ही कट। अब तुम बताओ खड़े होकर के, ये सेंटेंस किस टेंस का है? हैं? पिटाई करूं तुम्हारी? बोलो ही सिंगुलर की प्लूरल? वर्ब क्या लगेगा? तो कट, ही के साथ कट होता है कि कट्स होता है? तो कट्स है। तो ये कट क्या है? V5 की V2 है? पता क्या है? तुम लोग दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हो। मुझे नहीं पता था कि इतना भी जड़ में पढ़ाना पड़ेगा। चुप, बना पिटाई शुरू कर दूंगा मैं। वर्ब अभी पढ़ाना बाकी है। तुम लोग पहले बेसिक। V3 का पहचान क्या है? कल पढ़ाया था ना जी? खड़ा हो जा। एक बढ़िया रास्ता है, बच ऑप्शन थे कल। 2 दिन से नहीं आया था। हमने कहा था कि V3 का पहचान बताया था कल। V3 कभी अकेले नहीं आता, कल कहा था ना। V3 हमेशा किस आता है? अगली वर्ब के साथ आता है। समझो पहले। V3 जब भी होगा तो इसके पहले क्या होगा? इजे मार। तुम लोग इसको पढ़ा ही नहीं देगा हमको भी। इजे मार होगा तब V3 होगा। कल कहा था ना बाबू, V3 के भी अकेले नहीं आएगा। इसका मतलब कि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब कि V3 नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि V1, तो ही के साथ V1 नहीं आता, इसलिए V1 भी नहीं है। अब प्रश्न उठता है V5, तो V5 भी नहीं है क्योंकि एस नहीं लगा। तो एक ही रास्ता क्या बचा? V2। तो कट क्या हुआ? V2 हुआ ना भाई? क्योंकि V2 देखो, V2 में कट कट। तो सेंटेंस के हिसाब से अगर खुद ही नहीं समझोगे तो दूसरों को कैसे समझाओगे अंग्रेजी? खुद ही गोल तो दुनिया भी गोल दिखेगी। बैठ जा, समझा तुमको? बैठ जा। अब बेटा इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब मुझे पता चल गया, डिटेल करना पड़ेगा। अब V1 लिखो और डैश दो। लिखो, अब इतिहास खंगालूंगा इसका। V1 लिखो, डैश दो। मतलब बेस और बनाऊंगा, चिंता ना करो। तुम सही जगह पे आ गए हो। यही धर्मेंद्र सर ही तुमको सिखा सकते हैं, वरना को टीचर इतना जड़ में नहीं जाएगा। तुमको नहीं आता, तुम समझो। लिखो V1 डैश दो। अब बोलो V1 के बारे में तुम क्या जानते हो? फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? लिखो फिर। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बिल्कुल बेस से लिखो। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे करो V1 डैश। इसमें पहला पॉइंट लिखो कि इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 क्या है बच्चे?
इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बोलो कोई कहे V1 क्या है तो क्या कहोगे? पहला फॉर्म है, तो इट इज द फर्स्ट फॉर्म, FORM, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब लिखो V1 में ही, V1 में ही। अब बताओ V1 को हमने क्या कहा था? प्रेजेंट कहा था ना, तो लिखो इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जल्दी जल्दी, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 कौन सा फॉर्म बेटा? प्रेजेंट फॉर्म है। पहला कहा फर्स्ट फॉर्म, दूसरा कहा प्रेजेंट फॉर्म। अब समझो V1 तुम्हारा सिंगुलर की प्लूरल, तो लिखो इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 तुम्हारा प्लूरल भी है, आपको भी दिक्कत नहीं होगा। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 तुम्हारा प्लूरल है, क्लियर? अब लिखो, लिख दिया, इट इज द प्लूरल फॉर्म, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, इट इज द फर्स्ट फॉर्म। अब बोर्ड पे लिखते हैं। अब V1 का यूज कहाँ करते हैं वो भी पढ़ लो। लिखो यूज, यूज किसका यूज पढ़ रहे हो? V1 का। अब बताओ यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है? यूज कहाँ करेंगे हम इसका? प्रेजेंट टेंस में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता भाई? ST मतलब स्ट्रक्चर। इसको बनाएं कैसे? अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इसको हम? तो स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अंग्रेजी में क्या चाहिए तुम्हें? सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब के बाद क्या चाहिए? अब तुम पढ़ा क्या अभी? V1। अब V1 पढ़ा तो V1 क्या बोलो जल्दी फटाफट? प्लूरल। क्या बेटा ये? अब बोलो अगर तुम्हारा वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए, यानी ये भी क्या होना पड़ेगा? प्लूरल, तभी ना V1 आएगा। अब बोलो यू आ सकता है ना, दे आ सकता है ना, राम एंड श्याम आ सकता है ना? नहीं जी, राम अकेला श्याम अकेला, दो मिलके हो गए प्लूरल। अब बोलो इन दोनों के साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? गो आ सकता है ना, ईट आ सकता है ना, लाफ आ सकता है ना, यानी डिक्शनरी का कोई भी वर्ब आ सकता है। तुम हंसते हो, यू लाफ, वे लोग हंसते हैं, दे लाफ, राम एंड श्याम हंसता है, राम एंड श्याम दे, राम लाफ, मैं जाता, तुम जाते हो, यू गो, वे लोग जाते हैं, दे गो। कोई दिक्कत? तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। अब जितना मन करता है बोलो अंग्रेजी, यू गो, दे गो, राम एंड श्याम गो, है ना जी? यू गो, आई गो, दे गो, यू ईट, आई ईट, दे ईट। समझ आ रहा है बच्चे? अंग्रेजी आ रहा है। V1 हुआ क्लियर? लिखो जल्दी से V2। एग्जाम्पल लिख लिया? लिखो फटाफट, पेन चलाओ। यूज क्या? प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर क्या दिया? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट तुम्हारा PLU प्लूरल, वर्ब भी है PLU प्लूरल। बिल्कुल नेचर से कहो ना, सब्जेक्ट ऐसा वर्ब ऐसा। किसी को इतना सा दिक्कत? बोलो दिक्कत है तो बोलो, क्या दिक्कत है? अभी बेटा पर्सन नहीं पढ़ाया हूँ, पर्सन पढ़ाऊँगा। आई प्लूरल होता है, फिलहाल मान लो, आगे पढ़ाऊँगा तो क्लियर होगा आई कैसे होता है प्लूरल, ठीक है? तो V1 हो गया क्लियर बच्चे? किसी को दिक्कत? V1 में कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? तो लिखो V2। V2 लिखो। V2 बोलो क्या है? सेकेंड फॉर्म है कि नहीं है? तो जल्दी लिखो, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 में क्या लिखो? सेकेंड फॉर्म। अब उसमें लिख दो नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल। अब कितना आसान हो गया, मतलब V2 में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है, नो सिंगुलर नो प्लूरल। उसमें लिख लो इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी V2 कहीं दिखे तो पास्ट कहना, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यह पास्ट फॉर्म है, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूज कहाँ करते हैं भाई? यूज सिंपल पास्ट, यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड।
यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। कितना बढ़िया अंग्रेजी है, कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। अब जो मन करता है लिखो, जो मन करता है बोलो। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी कि एक साइन देता हूँ, माइनस में कितना लाइन है, एक। माइनस कहीं साइन तो क्या समझना, सिंगुलर। प्लस में कितना लाइन है, ज़्यादा, क्या समझना है इसे, प्लूरल। जब कोई चीज़ एक हो तो सिंगुलर, एक से अधिक हो तो प्लूरल। कितना है, एक, सिंगुलर। एक से ज़्यादा, प्लूरल। तो बोलो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, माइनस प्लस दोनों, नो सिंगुलर नो प्लूरल, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। V2 क्या होता है, माइनस प्लस दोनों, तो दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ। अब तुमको जो मन करता है बोलो अंग्रेजी। कैसे भाई, तुमको आई मन करता है आई, यू मन करता है यू, ही मन करता है ही, सी मन करता है सी, राम मन करता है राम, सबके साथ बोलो वेंट, बिना डरे बोलो अंग्रेजी। आज से तुमको बोलने में सब आ जाएगा। जो मन करता है बोलो अंग्रेजी। आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, सी वेंट, दे वेंट, सब वेंट। अरे टेंस पढ़ाऊंगा वहां तो तूफान आएगा। अभी सिंपल वर्ब की बात पर समझ में आ रहा है। वर्ब, हम लोग वर्ब का मतलब सोचते हैं कि ये है वर्ब, वो तो वर्ब पढ़ाऊंगा अप्लाइड में। अभी जो बेस है वो बेस बना लो, और आज से अंग्रेजी लिखो बोलो। उतार लिया यहाँ तक। अब बोलना हो तुमको कि मैं वहाँ कल गया था, तो मैं वहाँ कल गया था, आई मैं कहीं जाए होता है, जाना का वेंट होता है, आई वेंट देयर। तुम कल गए थे, यू वेंट देयर। लता गई थी, लता वेंट देयर। सीता गई थी, सीता वेंट देयर। आसान नहीं है, सोचना ही नहीं सिंगुलर प्लूरल। तुम कल आए थे, यू केम हियर, है ना, तुम यू केम हियर यस्टरडे। लता आई थी, लता केम हियर यस्टरडे। सीता आई थी, सीता केम हियर यस्टरडे। तुम्हारे पिताजी आए थे, योर फादर केम हियर यस्टरडे। तुम्हारा भाई आया था, योर ब्रदर केम हियर यस्टरडे। कोई डाउट हुआ तो V2 क्लियर, एग्जाम्स में आ गया। यू वेंट, ही वेंट, दे वेंट, सी वेंट, दे वेंट, गो वेंट, सब कर लिया यहाँ तक। कोई परेशानी, V2 क्लियर। अब बचा है V3, V4, V5, तो इसको मैं कल करा देता हूँ, ठीक है। यहीं से याद दिलाना कल, ठीक है। सिर्फ लिखवाने का काम रह गया V3 वाला, करवा के कल पढ़ाऊँगा फिर आगे, ठीक है। जितना पढ़ाऊँ बस उतना ही घर पे पढ़ो, और उतना ही पढ़ के घर पे डेली आओ, अंग्रेजी हो जाएगा।